नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिया, जिसे लिखा है रोहित वर्मा रिंपू ने और आवाज है मृद्विका की, सिर्फ बुक ऑडियो पर। अध्याय 1, परिचय। सिया यार, तू यहाँ पार्क में बैठी हुई है और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू यहाँ अकेली गुमसुम क्यों बैठी है और यूं उदास सी क्यों है? क्या बात है? सिया की सहेली राबिया ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत, तुम्हें तो पता है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। क्या हुआ बता? सिया ने राबिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सिर झुकाकर पार्क में लगी घास को एकटक देखती रही। सिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर तुम्हारे दिल में, दिमाग में किसी प्रकार की कोई बात है, उसे झट से बाहर निकाल दिया करो। तुम किसी की यूं बेमतलब की बातों पर अनसुना कर दिया करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती। मुझे पता है आज भी तुम्हारी हकलाहट की समस्या का किसी ने मजाक बनाया होगा, जिस वजह से तुम यूं मुंह लटकाए बैठी हो। अब बताओ बात क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह का पता नहीं चलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी सहेली राबिया की बात सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, मैं क्लास में पढ़ रही थी, हिसाब की क्लास चल रही थी, तभी अध्यापिका जी सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखने लग गईं। और तुम्हें उस सवाल का जवाब पहले से ही आता था, जिस वजह से उत्सुकतावश तुमने अध्यापिका जी को सवाल का जवाब देने के लिए इशारा किया और उन्होंने तुम्हें अपने इस सवाल के जवाब देने की आज्ञा दे दी। लेकिन इससे पहले कि तुम उस सवाल का जवाब देती, तुम्हारी हकलाहट की समस्या तुम पर हावी होने लग गई और तुम भरी क्लास में हकलाने लग गई, जिस वजह से वहां बैठे सारे बच्चे तुम पर हंसने लग गए और फिर इस वजह से तुमने अपनी बेइज्जती महसूस की और फिर यहाँ पार्क में आकर बैठ गई। यही हुआ था ना? राबिया ने सिया के साथ हुई घटना का अंदाजा लगाते हुए उससे कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सिया ने हैरानी से राबिया से पूछा। इसलिए पता है क्योंकि इससे पहले तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हो चुका है और फिर कई बार मैंने तुम्हें समझाया है कि तुम ऐसा मत किया करो। सिया, तुम्हें पता है कि तुम्हें बचपन से हकलाने की समस्या है, लेकिन शायद तुम कभी-कभी अपनी समस्या के बारे में भूल जाती हो, जिसका नतीजा ये होता है कि तुम अपने आसपास बैठे लोगों के लिए हंसी और मजाक का पात्र बन जाती हो। छोड़ो इन सब बातों को। मुझे पता है मेरी जिंदगी की किताब में सुख नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे जीवन में तो सिर्फ एक हकलाहट की समस्या है और तुम यूं निराशाजनक बातें कर रही हो। कभी मेरी तरफ भी देखो। मेरे जीवन में हर मोड़ पर कोई ना कोई समस्या रहती है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ है और तुम्हारा भाई है जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है। लेकिन कभी मेरे बारे में भी सोचा है? मेरा तो मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने तो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। तुम शिकायत इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम्हारा कभी इस प्रकार की किसी समस्या की वजह से मजाक नहीं बनता, जिस समस्या से मैं परेशान हूँ। अगर तुम्हें भी यूं बात बात पर रुक रुक कर बोलने की समस्या होती तो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करती। जब ऐसे लोग जिनकी औकात और काबिलियत तुमसे कहीं ज्यादा कम है और वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो तब तुम मुझसे यूं बात नहीं करती। सिया ने रोते हुए कहा। सिया को रोता हुआ देखकर मैंने इस विषय पर और बातचीत करना ठीक नहीं समझा और मैं उसे चुप करवाने लगी। मैं और सिया लगभग हमउम्र हैं और जब से होश संभाला है तब से मैं उसे जानती हूँ। दरअसल सिया की माँ और मेरी माँ दोनों बचपन की सहेलियां हैं। सिया की माँ यानी यामिनी आंटी की शादी उनके किसी दूर के रिश्तेदार के साथ हुई थी, जिनका सारा परिवार न्यूजीलैंड के शहर नेल्सन में बसता था। शादी के बाद यामिनी आंटी अपने पति सिमर अंकल के साथ न्यूजीलैंड आकर बस गईं। इधर मेरे माता पिता की शादी को अभी 2-2.5 साल का समय ही बीता था कि उनका झगड़ा शुरू होने लग गया।
माँ के अनुसार एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो पिताजी का घर छोड़कर अपने मायके चली गईं। कुछ दिन अपने मायके रहने के बाद एक दिन उनकी सहेली यानी सिया की माँ का फोन आया और बातों बातों में उन्होंने अपने झगड़े के बारे में बताया। यामिनी आंटी ने माँ को अपने पास न्यूजीलैंड आकर रहने का न्योता दिया और माँ ने उनका ये न्योता तुरंत स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद माँ न्यूयॉर्क आकर यामिनी आंटी के साथ रहने लग गईं। तब से लेकर आज तक हम उन्हीं के घर में एक किराए के कमरे में रहते हैं। जब माँ न्यूजीलैंड आई थी तब वो गर्भवती थी और उनके आने के कुछ महीनों के बाद मेरा जन्म हो गया। जीवन यापन के लिए माँ एक स्टोर में काम करती हैं और वहां से मिली तनख्वाह से हम दोनों का गुजारा थोड़ा बहुत चलता है। अपने परिवार के बारे में अगर बात करूं तो मैंने अपनी माँ के अलावा आज तक किसी को नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि सच में मेरा माँ के अलावा कोई भी नहीं है। मेरे भी पिता हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी आदि एक पूरा परिवार है। लेकिन वो कहाँ हैं और वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने तो आज तक अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। बस इतना जानती हूँ कि वो भारत के पंजाब प्रांत में किसी शहर में रहते हैं। मैं जब भी अपनी माँ से अपने पिताजी के बारे में कोई बात पूछती हूँ वो मुझसे झगड़ा करने लग जाती हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। यही वजह है कि मुझे अपने पिताजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके बारे में बहुत सोचती हूँ कि वो कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे। सिया अगर अपनी हकलाहट की समस्या को लेकर परेशान है तो मैं भी अपने पिता के बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। हम दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों को लगता है कि सिर्फ हमारी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी हम दोनों एक दूसरे की समस्या को काफी छोटा समझते हैं। सिया फिर भी अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात कर देती है, लेकिन मैं अपनी समस्या के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं कर सकती। जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को उसके पिता के साथ खेलता देखती हूँ तो मेरे मन में भी यही आता है कि काश मेरे भी पिता होते और मैं भी उनके साथ खेलती, उनके साथ बाजार जाती और वो मुझे नई नई चीजें ला कर देते। खैर, अब घर जाने का समय भी हो गया है। मैं और सिया स्कूल से घर जा रहे थे। रास्ते में ना वो कुछ बोली और ना ही मैंने उससे कुछ बात की। पूरे रास्ते हम दोनों लगभग खामोश ही रहे। फिर मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सिया, तुम मुझे एक बात बताओ। बोलो। तुमने कभी अपनी समस्या के इलाज के लिए सोचा है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सिया, सीधी सी बात है कि क्या तुम सारी उम्र ऐसे ही हकलाते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो? क्या तुमने कभी अपनी हकलाहट की समस्या का इलाज कराने के बारे में नहीं सोचा? राबिया, शायद तुम नहीं जानती मैं इस समस्या से कितनी परेशान हूँ और अपनी समस्या के समाधान के लिए हर वक्त सोचती रहती हूँ। मैं सारा दिन, हर समय, हर पल इसी चिंता में रहती हूँ कि कैसे अपनी समस्या से छुटकारा पा सकूं। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। बचपन से लेकर अब तक मेरे माता पिता ने मेरी इस समस्या के हल के लिए कई डॉक्टरों की सहायता ली, लेकिन आज तक किसी से भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। बचपन से लेकर आज तक मेरी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। काश मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकती। राबिया, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। तुम ही तो हो जिससे मैं अपने मन की बात खुलकर कर सकती हूँ। मेरी समस्या ने मेरा जीवन मुश्किल कर दिया है। बचपन में तो फिर भी ठीक था। लोग बच्चा समझकर हंस देते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ उन लोगों की ये हंसी एक मजाक और उपहास में बदल चुकी है। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी अब मेरा मजाक बनाने लग गए हैं। यही नहीं, मेरी वजह से मेरे माता पिता को भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनको लोगों के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होता देखकर मेरे मन में क्या बीत रही होती है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती।
मुझे अपनी काबिलियत का पूरा भरोसा है। मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। लेकिन समस्या ये है कि ये समाज मुझे इस काबिल नहीं समझता। उनके लिए तो मैं सिर्फ एक मजाक का पात्र हूँ। हर कोई मेरी बात को हल्के में लेता रहता है, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से बहुत ही कम आंका जाता है। मुझे समाज के सामने अपनी काबिलियत साबित करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तुम चिंता बिल्कुल मत करो और अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। भगवान पर भरोसा करो, वो कभी ना कभी तुम्हारी जरूर सुनेगा और तुम्हारी जरूर मदद करेगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं बचपन से लेकर आज तक भगवान से यही प्रार्थना करती आ रही हूँ कि वो किसी ना किसी प्रकार से मेरी हकलाहट की समस्या का समाधान करें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। अब मेरी समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से धीरे धीरे मेरा भगवान से भरोसा ही उठने लगा है। कभी कभी तो लगता है कि वो सिर्फ ताकतवर लोगों की ही सुनता है, मेरे जैसे कमजोर लोगों के कभी नहीं सुनता। वो भी उसी की सुनता है जो उस पर अपनी धौंस जमा सकते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कह सकती? बचपन से लेकर आज तक मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा है तो सिर्फ एक ही बात कि मेरी ये हकलाहट की समस्या किसी न किसी तरह से ठीक कर दीजिए। लेकिन मेरी समस्या ठीक तो होने से रही, वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम ही बताओ, मैं भगवान पर भरोसा कैसे करूं? सच कहूं, मेरा तो भगवान से भरोसा ही उठ चुका है। तुम भरोसा रखो, एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। तुम मुझे झूठा दिलासा देना बंद करो। मुझे पता है कि कुछ सही नहीं होगा। मुझे पता चल चुका है कि मेरी सारी जिंदगी नर्क के समान कटने वाली है। मुझे ये पता चल चुका है कि अब मुझे सारी उम्र के लिए लोगों के लिए एक मजाक का पात्र बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है। सिया की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सिया ने इससे पहले आज तक बस मुझसे इस बारे में इस तरह से बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो अपने मन की भड़ास निकाल रही हो। उसकी बातों में समाज और भगवान के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका ये गुस्सा करना जायज भी था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो कितनी काबिलियत की मालकिन थी इसके बारे में मैं बखूबी जानती थी। वो पढ़ने में मुझसे भी होशियार थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अन्य गतिविधियों जैसे संगीत, चित्रकारी आदि में भी हम सबसे कहीं आगे थी। उसकी एक अध्यापिका ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बड़ी होकर कुछ ना कुछ जरूर अलग करेगी और अपना और अपने माता पिता का नाम सारी दुनिया में रोशन करेगी। मुझे हकलाहट की समस्या नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स के साथ बड़ी हो रही थी जिसे ये समस्या थी, जिस वजह से मैं इस समस्या को करीब से जानती थी और साथ ही इस समस्या की वजह से पैदा हो रही और समस्याओं के बारे में भी जानती थी। सिया को अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता पाना मुश्किल है। जो काम मेरे लिए आसान था, उसके लिए वो बहुत ही मुश्किल था। उदाहरण के तौर पर फोन पर पिज्जा ऑर्डर करना या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने का ऑर्डर करना या फिर किसी बात पर अपने किसी दोस्त को सलाह मशवरा देना। ये काम मेरे जैसे के लिए बहुत ही आसान थे, लेकिन सिया के लिए बहुत मुश्किल है। सिया की इस हकलाहट की समस्या की वजह से उसे अपनी क्लास में या आस पड़ोस में कोई भी पसंद नहीं करता था। उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था। वो भी किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करती थी। वो भी अकेले रहना ज्यादा पसंद करती थी। शायद यही वजह थी कि उसका मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ को सिया के साथ मेरी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर मुझे उससे दूर रहने के लिए कहती थी। इस बात को लेकर हमारा कई बार झगड़ा भी हो चुका था। हम दोनों घर इकट्ठे आ रहे थे और जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी माँ ने हम दोनों को इकट्ठे आता देख लिया और गुस्से से लाल पीला होने लगी। घर आते ही उन्होंने मुझसे कहा, राबिया,
तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सिया से दूर रहा करो, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। माँ, तुम फिर उसी बात को लेकर बैठ गई। मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती। सिया मेरी बचपन की दोस्त है और उसकी माँ तुम्हारी बचपन की दोस्त है, फिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम अब ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, बस जैसा बोला है वैसा करो। तुम सिया से जितना दूर रहोगी इतना तुम्हारे लिए अच्छा है। माँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। और आज ये फैसला हो ही जाए, या तो तुम मुझे सिया से दूर रहने की वजह बताओगी या फिर कभी भी इस बारे में बात नहीं होगी। माना कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि अपने जीवन के फैसले खुद ले सको। तुम में अभी तक अपने जीवन के भले बुरे के बारे में सोचने की काबिलियत नहीं है। तुम अभी सिर्फ 12 साल की हो, इसलिए ना तो तुम वो बच्ची हो जिसे बार बार समझाना पड़े, और ना तुम इतनी बड़ी हो कि तुम अपने जीवन के फैसले खुद ले सको। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, सिया से दूर रहा करो। मैं ये सब नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिया मेरी बचपन की दोस्त नहीं बल्कि दोस्त से भी बढ़कर है। मैं उसे अपनी बहन जैसी मानती हूँ और मुझे उससे दूर रहने की कोई वजह भी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन तुम पता नहीं क्यों उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हो। कहीं उसकी हकलाहट की समस्या उसकी वजह तो नहीं? हकलाहट की समस्या, ये शब्द सुनकर माँ एकदम चुप हो गई और मेरे बार बार ये सवाल पूछने पर वो कुछ न बोली। उनकी खामोशी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि वो सिया से उसकी हकलाहट की समस्या की वजह से ही नफरत करती थी। माँ की सिया के प्रति इस नफरत की वजह से अब मुझे माँ से एक अजीब सी घिन आने लगी, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी छोटी सी वजह से माँ सिया से नफरत करेंगी। माँ की इस नफरत की वजह से मेरा सिया के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मैं अपनी माँ का साथ छोड़ दूंगी और कहीं और रहकर अपना जीवन यापन करूंगी। न्यूजीलैंड में अक्सर बच्चे जब 18 साल के बालिग हो जाते हैं तो या तो वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं या माता पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। लेकिन भारत से आए लोग जो न्यूजीलैंड में आकर बस जाते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अब काफी बदलाव आ चुका है। अब अक्सर ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां भारतीय संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने माता पिता को छोड़कर अपना अलग से जीवन यापन करने लग गए हैं। सिया अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। वो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। उसने अपने घर के सामने एक छोटी सी बगिया से बना रखी थी जहां उसने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे। स्कूल से घर आकर वो अक्सर अपनी छोटी सी बगिया में जाया करती थी और वहां फूलों के साथ खेला करती थी। अब इसे शौक कहिए या मजबूरी,